हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कार्स्ट टोपोग्राफी का। कार्स्ट कार्स्ट जो टोपोग्राफी है उसका सामान्य जो आशय है वो ये है कि भूमिगत जो जल प्रवाह होता है, सामान्यतः आप जानते हैं कि जो जल प्रवाह है वो धरातल के ऊपर होता है, रन ऑफ जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो प्रवाह है वो धरातल के नीचे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में होता है, भूमिगत जल के रूप में। तो धरातल के ऊपर जो प्रवाह होता है उसके विभिन्न स्थलाकृतियों के का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भूमिगत जो जल है, जल प्रवाह है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके संबंध में। तो एक सामान्य बात है कि भूमिगत जो जल प्रवाह है उसके द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ पर होगा? जहाँ पर चूने के शैलों की प्रधानता होगी, क्योंकि ऊपर का जो रन ऑफ वाटर है जो धरातल के ऊपर बहता है वो पोरस जो चट्टान होते हैं जो वो जल को सोखते हैं, उसके द्वारा वो नीचे पहुंचता है। और जब वो नीचे पहुंचता है तो धरातल के नीचे जहाँ पर चूने की चट्टानें होती है वो उन चूने को घोलते हुए नीचे जाता है, और नीचे में जब कठोर चट्टान की परत रहती है तो ढाल की दिशा में पानी बहने लगता है, क्योंकि वो कठोर चट्टान के नीचे पानी जा नहीं सकता। और उसके भूमिगत जल के इस विभिन्न जो बहाव है उसके कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जो ये शब्द है कार्स्ट, ये कार्स्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसे यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के पास चूना पत्थर के पहाड़ी और पठारी प्रदेश है उनके लिए प्रयोग किया गया। जो कार्स्ट स्थलाकृति में प्राकृतिक जल में घोल के कार्य को ज़्यादा महत्व दिया गया, घोलने के काम को। और कार्स्ट जो स्थलाकृति का नामकरण ऑस्ट्रिया में एक जिले का नाम ही कार्स्ट है, और यहाँ पर चूना का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ और विकसित रूप मिलता है। इसी प्रकार मैदानों का नाम पड़ा, कार्स्ट मैदान पड़ गया। डिनरिक आल्प्स का जो क्षेत्र है यूरोप में, वहाँ पर एड्रियाटिक सागर का जो ईस्टर्न एरिया है, पूर्वी भाग है, वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं, फ्रांस के कासेस का क्षेत्र हो गया, स्विट्ज़रलैंड का आल्प्स, इंग्लैंड में आप जाइएगा तो एपिनाइन श्रेणी, अमेरिका में टेनेसी, फ्लोरिडा, केंटुकी, वर्जीनिया, पाकिस्तान में भी इस तरह की धरातलाकृति है या रीजन है, कास्ट रीजन। कीर्थर श्रेणी, आप भारत की बात करेंगे तो भेड़ाघाट, रोहतास पहाड़ी, करनूल, कांगड़ा घाटी आदि जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये चूने के पत्थर का जो मार्फोलॉजी है उसका विकसित रूप देखने के लिए मिलेगा। कुछ कंडीशंस होते हैं जो बहुत आवश्यक है इस तरह के स्थलाकृतियों के निर्माण और विकास के लिए। पहला, जो धरातल का सतह है, ऊपरी सतह, उसके कुछ गहराई में घुलनशील
सेल स्थित होना चाहिए जो पानी में घुल जाए। और अगर शुद्ध चूने का जो चट्टान है वो तो फिर बहुत बेस्ट हो जाएगा इसके विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के विकास के लिए। दूसरी बात आती है कि जो जो वहाँ पर चूना और डोलोमाइट वगैरह का जो नरम चट्टान है, उस चट्टान में बहुत संधियाँ होनी चाहिए, छिद्र होने चाहिए, एकदम बिल्कुल पोरस होने चाहिए, ताकि जो पानी है वो नीचे जाए और अपने घुलन क्रिया को संपन्न करे। अगली बात आती है कंडीशंस में कि जो कार्स्ट रीजन है, कास्ट का प्रदेश है, क्षेत्र है, वहाँ पर गहरी घाटियाँ होनी चाहिए। वो इसलिए कि जो जल है, जो पानी है, वो ऊंचे प्रदेश से नीचे घाटी के तल तक पहुँचते समय वो रासायनिक क्रिया को अपना संपन्न करे और छिद्र, बहुत सारे छेद और कंदराओं का निर्माण करे, गुफाओं का निर्माण कर सके। आखिरी बात है कि जो चूने का प्रदेश है, जो कार्स्ट प्रदेश है, वहाँ पर बरसात पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि बरसात पर्याप्त होगी तभी ये जो कार्स्ट स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण और विकास अच्छे से हो पाएगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कार्स्ट स्थलाकृतियों के निर्माण और विकास के लिए अपना सहयोग देती हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, के ऊपर और नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोल के द्वारा होता है। उसे ही बेसिकली कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। ये जो क्षेत्र होता है चूने के पत्थरों का क्षेत्र, जहाँ सतह के नीचे बहुत हल्का आवरण के नीचे लाइमस्टोन चट्टान की मोटी परत विद्यमान रहनी चाहिए। डोलोमाइट की परत भी अच्छी है, जिप्सम है, साल्ट है, या चाक खड़िया वाला जो क्षेत्र है, आप चाक देखते हैं, वो भी चूने के पत्थर का ही एक फॉर्म है। तो जहाँ पर इस तरह का मार्फोलॉजी होता है वहाँ पर ये जो कास्ट टोपोग्राफी है वो ज़्यादा विकसित होती है। चर्चा करेंगे कि भूमिगत जल के अपर्दन से जो स्थल रूप बनता है उसके बारे में। तो जो ये क्षेत्र होता है चूने का पत्थर का, इसमें अपर्दन का जो प्रमुख काम है वो भूमिगत जल, जमीन के नीचे बहने वाला जल, उसके द्वारा संपन्न होता है, जिससे अपर्दन का जो प्रक्रिया है उसका जो फॉर्म है या स्वरूप है वो रासायनिक अपर्दन में रहता है, केमिकल इरोजन जिसको कहते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और जब ये चूने के पत्थर में पहुंचती है तो चूने के पत्थर को बहुत अच्छे से वो घोल देती है। और जब घोल देती है चूने के क्षेत्र में तो एक विशेष रूप से अपर्दन का कार्य होता है, जिससे आप जो नीचे देखेंगे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनमें जो प्रमुख स्थलाकृति है वो है लेपिज। कार्स्ट प्रदेश में अपर्दन से जो बनी ये विशेष आकृति है, ये जो मॉर्फोलॉजी है, भू आकृति है, इसका निर्माण चूने के प्रदेशों में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित वर्षा का जब जल चूने के सेलों को घुला देता है
चूने के चट्टानों के अंदर में वो जल चले जाता है। इस प्रक्रिया में जो रॉक्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो उसमें चौड़ी संधियाँ बन जाती है। और आप देखेंगे धरातल के ऊपर का जो सतह है वो खांचादार टाइप का बना हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में ये जो मॉर्फोलॉजी है जिसे आप देख रहे हैं, इसको फ्रांसीसी भाषा में इस टाइप के आकृति को लेपिज कहा जाता है फ्रांसीसी भाषा में। जर्मन भाषा में इसको कॉरेन, सर्बियन में बोगाज। वर्षा काल में जो धरातल का जल है इसके द्वारा धरातल के नीचे प्रवेश करता है लेपिज के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं विलय रंध्र। जब धीरे धीरे घोल का रंध्र है वो अधिक चौड़ा हो जाता है और इनमें से होकर बहुत बड़ी बड़ी जल धाराएं जमीन में प्रवेश होकर लुप्त हो जाती है। तो इन्हें विलय रंध्र कहते हैं। सामान्यतः आशा ये है कि चूने के प्रदेशों में बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं और जब यही गड्ढे बहुत बड़े हो जाते हैं तो इसको विलय रंध्र कहते हैं और जो जलधाराएं हैं वो उन गड्ढों में जाती है और नीचे समा जाती है, धरातल के ऊपर दिखाई नहीं देती। सबसे गहरा विलय रंध्र फ्रांस का ट्रो डे ग्लास कहलाता है जो 657 मीटर गहरा मापा गया है। अगली बात करते हैं क्या कार्वेन, जिसको कंदरा कहा जाता है। आप विलय रंध्र का जो चित्र देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा। ये वाला जो एरिया, जो केव की इसके बाद मैं बात करूंगा वो ये वाला एरिया है। जब भी मैं केव की बात करूंगा, कार्वन या केव कंदरा, तो वो केव ये है। ये अब हम लोग चर्चा करेंगे केव ये वाला एरिया है। ये कंदरा। भूमिगत जल धरातल के नीचे अपना कार्य करता है। चूने का जो सेल होता है उसके नीचे एक अपारगम्य सेल होता है, कठोर सेल होता है, जहाँ पर जल रिस के नहीं जा सकता। तो होता यह है कि जल क्षैतिज मार्ग में अपने ढाल के अनुसार बहने लगता है, जिसके कारण जो अपारगम्य सेल है उसके ऊपर का जो पोरस वाला सेल है, नमी युक्त सेल है, चूने का सेल है, उसमें ज़मीन के अंदर नाले जैसे बन जाते हैं और इसे ही कंदरा कहते हैं। भारत में देहरादून में, बिहार में, मध्य प्रदेश में ऐसी कंदराएँ काफ़ी स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुटुमसार, सतना जिले में चित्रकूट, गुप्त गोदावरी का जो है ये कंदरा है वो इसी तरीके से बना हुआ कंदरा है। बात करते हैं डोलाइन की। तो जो डोलाइन है डोलाइन एक चाड़ी के समान कीपाकार उथला गर्त है।
गड्ढा जरूर है लेकिन उसका जो जो शेप है, वो जो चाड़ी देखते हैं ना आप, चाड़ी बिल्कुल वैसी रहता है। ये दिस शेप, ये यहाँ से ऐसे आता है, ये एक गड्ढा होता है चाड़ी के समान। इनका जो निर्माण है वो चूना प्रदेश या चूना पत्थर के प्रदेश है। वहाँ पर जल धीरे धीरे नीचे जाते रहता है और ऊपर का जो एरिया है वो धसक के नीचे चले जाता है। युगोलासी युगोलासी युगोस्लाविया का जो डोनिनास का जो एरिया है वहाँ पर ये बहुत शानदार तरीके से विकसित है। डोलाइन के भी 4-5 अलग अलग प्रकार होते हैं नाव उसके शेप के हिसाब से। आगे बात करते हैं युवाला का सकून जिसको कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो कंदरा है या केव्स है, गुफा है, उसका छत टूट के नीचे ध्वस्त हो जाता है और बहुत सारे जो विलय रंध्र हैं उनके छोटे छोटे जो ये विलय रंध्र होते हैं वो भसक जाते हैं और एक बहुत बड़ा विस्तृत गड्ढा बन जाता है जिसको आप युवाला या शकुंड कहते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 1.5 किलोमीटर तक का पाया गया है। और इन गड्ढों में क्या है, जो धरातल की नदियां हैं आती है और उनमें समा के लुप्त हो जाती है। धरातल में जो घाटियां होती है वो सूख जाती है और उस सूखी हुई घाटियों को ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी कहा जाता है। युगोस्लाविया का जो एरिया है, कास्ट रीजन है, चूना पत्थर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरीके का जो स्थलाकृति है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अगली बात करते हैं पोल्जेस का राजकुंड। ये जो हम लोग अभी युवाला का बात कर रहे थे, एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, लेकिन बहुत सारे युवाला, क्योंकि उस रीजन में जहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में चूने का पत्थर फैला हुआ है वहाँ पर ऐसे कई युवाला होते हैं और बहुत सारे जो युवाला है वो मिल जाते हैं, तो एक विस्तृत बहुत बड़ा कुंड बनता है जिसको राजकुंड कहा जाता है या पोल्जेस कहा जाता है। इनमें बीच बीच में नदियाँ बहती रहती है। जहाँ बालू का स्तर बढ़ जाता है वहाँ नदियाँ धरातल के भीतर चली जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश जाएँ, जब कभी जाना हुआ और पंचमढ़ी के पास से गुजरें तो वाटर समेट एक स्थान है, वहाँ पर राजकुंड का ये आप दृश्य देख सकते हैं। कभी पंचमढ़ी जाना हो तो वाटर समेट जरूर होके आइएगा। आगे बात करते हैं नेचुरल ब्रिज की, प्राकृतिक जो पुल है। कई बार क्या होता है कि जो भूमिगत गुफा होता है उसका छत कहीं से टूट जाता है, तो बीच का जो भाग बचे रहता है वो एक पुल के भांति रुका रहता है। इसी को आप कहते हैं नेचुरल ब्रिज या प्राकृतिक पुल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वर्जीनिया के क्षेत्र में इसका एग्जाम्पल अच्छा मिलता है। और 8वां है नी सुरंगा, पोनोर। जब घोल रन और धरातल को भूमिगत नालों से मिलाने वाली इन सुरंगों को नी सुरंगा कहा जाता है। फ्रांसीसी भाषा में इसको अवेंस कहा जाता है। इसको अगर आपको समझना है तो कल्पना करिएगा कि ये धरातल है, पानी इधर से ऐसे बह रहा है और ये घोल रंध्र हो गया। ये अगर घोल रंध्र है यहाँ पर ये, और इसमें एक एरिया होगा ये जहाँ से पानी नीचे जाएगा, ये तो इसी को आप कहते हैं नी सुरंगा, सुरंग। नाउ नेक्स्ट, जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसका जो डिपोजिशनल वर्क होता है उससे भी बहुत
विकसित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि अगर वो अंडरग्राउंड वाटर चूने को घोल के अपने साथ लेके जाएगी तो कई जगह वो उसको निक्षेप करती है धरातल की सतह के नीचे। तो उनसे जो मार्फोलॉजी डेवलप होती है उसको कहते हैं डिपर्सनल रिलीफ ऑफ फीचर, या भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। इनमें जो मुख्य है वो ये 5 है। पहला ग्रंथिका, पहला है ग्रंथिका, नोडल्स कहा जाता है जिसको। तो भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर है या जल है, भूमिगत जल है, उसके द्वारा जो चूने के क्षेत्र हैं या चूने की चट्टान है, उनके बीच किए गए जो छिद्र या स्रोत में खनिज का घोल जमा हो जाता है। ये जो जमाव है भूमिगत जल द्वारा निरंतर बहाकर लाए गए खनिजों के जमने से होता है। इसे ही ग्रंथिका कहा जाता है। और इस टाइप की जो मार्फोलॉजी है वो प्रायः फ्रांस में देखने को मिलती है। दूसरी बात आती है जियोट की। जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित चूने के क्षेत्रों में गोल आकृतियों की जो ग्रंथिकाएं हैं, खोखली गुहिका की जैसी प्रतीत होती है। एक्चुअली में गोलाकार जो खोखला गड्ढा है उसी को जियोट कहा जाता है। अगला जो निक्षेपण से बना आकृति है वो है हेलिकटाइट। चूना प्रदेश में अगर गुफा है और गुफाओं में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित जो निक्षेप हैं उसकी विभिन्न आकृतियाँ जो अलग अलग आकार की होती है, धागों के समान बहुत पतली होती है, कई बार वो सर्पीली होती है, चाप जैसी होती है, कई बार माला जैसे दिखाई देती है, इसी को हेलिकटाइट कहा जाता है। चौथे नंबर में है स्टेलेक्टाइट। चूने के क्षेत्रों में जो गुफाएं होती है, तो क्योंकि वो लाइमस्टोन का जो क्षेत्र होता है या कंदराएं उसी क्षेत्र में पाई जाती है, तो जो धरातल का पानी है वो उसको वो सोख लेता है और छत से पानी टपकने लगता है। अगर आप पंचमढ़ी में जाइएगा तो शंकर गुफा में भी इसको देख सकते हैं, या इधर बस्तर कभी जाना रहा तो कोटेमसर केव्स में ये आप मार्फोलॉजी देख सकते हैं। और वहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो गुफा है उसके छत से पानी धीरे धीरे टपक रहा है। और जब छत से धीरे धीरे पानी टपकता है तो छत का जो बेस होता है, छत का बेस, उसके नीचे लटका हुआ चूने का स्तंभ बन जाता है। लटके रहेगा ऐसे चूने का स्तंभ। और इन स्तंभों की विशेषता ये रहेगी कि स्तंभ छत की तरफ मोटा होता है और वो नीचे की तरफ नुकीला होता जाता है, और बीच में जो गुफा का भाग खाली और पतला रहता है। तो यही जो स्तंभ है इसी को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। तो पांचवा और आखिरी है स्टेलेग्माइट। बिल्कुल स्टेलेक्टाइट का उल्टा स्टेलेग्माइट होता है। चूना का जो क्षेत्र होता है, चूना पत्थर का प्रदेश होता है, वहाँ पर जो भूमिगत जमीन के अंदर गुफा में छत से जब जल का अंतर्स्राव होता है तो जल में चूने का जो घोल विद्यमान रहता है। ऐसी दशा में जल के टपकने से जो गुफा है उसके आधार में ऊपर की ओर उठे हुए चूना स्तंभ बन जाते हैं। यही जो चूना स्तंभ है ये स्टेलेग्माइट कहलाता है। इसको अगर आप देखिएगा स्टेलेक्टाइट को, तो कल्पना करिए कि ये गुफा है और गुफा के ऊपर ऐसे
ऐसे ऐसे ये ये गुफा स्टेलेक्टाइट चौथे नंबर की बात कर रहा था मैं। अब बात करें स्टेलेग्माइट की, तो स्टेलेग्माइट में होता ये है कि ये अगर गुफा है, ये उसका आधार है, तो जब पानी इधर से टपकता है, पानी टपकने लगता है ये, तो ये क्योंकि जो टपकने वाला पानी है उसमें चूने का घोल रहता है, तो जब वो चूना यहाँ पर होता है तो वो एक मार्फोलॉजी डेवलप कर लेता है। चूना धीरे धीरे जमते जमते ऐसे ये यहाँ जम गया, यहाँ पानी टपका तो यहाँ जम गया, यहाँ जम गया, ये तो इसको आप कहते हैं स्टेलेग्माइट। ये स्टेलेग्माइट है ये। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भूमिगत जल प्रवाह होता है उसमें कास्ट रीजन में या चूने के पत्थर के क्षेत्रों में उस भूमिगत जल के प्रवाह से विभिन्न प्रकार की अपरदनात्मक कृतियों का निर्माण होता है। और उन अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में आप नाम याद रखिएगा: लेपिज, विलयरंध्र, कंदरा, डोलाइन, युवाला, पोलजेस, नेचुरल ब्रिजेस और पोनोरस का निर्माण इस धरातल की आकृतियों का निर्माण होता है, इस मॉर्फोलॉजी का क्रिएशन होता है। और जब भूमिगत जल अपने साथ घोले हुए जो चूने के अंश को लेके जाती है और कहीं पर डिपॉजिट करती है, निक्षेपण करती है, तो उसमें बनता है नोड्यूल, जियोड, हेलिकाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो इस तरीके से जो भूमिगत जल है वो भी धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण और विकास करता है। और कभी समय अच्छा रहा ये इस पेंडेमिक की समाप्ति के बाद, तो आप भूगोल के स्कॉलर हैं, हम सब मिलकर एक बार बस्तर जाएंगे और ये कास्ट स्थलाकृतियाँ कैसे होती है वो खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कोटमसर वगैरह में, चित्रकूट वगैरह में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पावर पॉइंट का प्रिपरेशन अंजनी पटेल की है, हमारी विभागीय सहयोगी है। तो उनको धन्यवाद देना बनता है। आप सभी इस व्याख्यान में शामिल हुए, आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले क्रम में हम देखेंगे कि सागरी लहरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वहाँ पर कारक के जो रूप में सागरी तरंगे हैं वो प्रमुख होती है। अगले लेक्चर में हम उसके बारे में विमर्श करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।